नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो परीक्षा का जो समय है बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आपका जो तैयारी है वो तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आप आज का क्लास जो है संस्कृत का लेकर आया हूँ, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस बार आपको एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न मैं आज करवाऊँगा, ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक-एक प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आप बाहर एक भी प्रश्न आपको संस्कृत का नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो साथियों, आप एक-एक प्रश्न आप देखकर ही परीक्षा में जाएँगे और मैं उम्मीद के साथ आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप जितना भी मैं प्रश्न आपको बताता हूँ, वो आप कॉपी में नोट कर लें और प्रैक्टिस करें। तो शुरुआत मैं पहले क्वेश्चन के साथ करूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन है चलिए पहला प्रश्न है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी और विद्वान में क्या समानता है समानता है? पहला प्रश्न है, नदी और विद्वान में क्या समानता है? ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? कैसा है? हाँ, आत्मा का स्वरूप कैसा है? वह कहाँ रहती है? वह कहाँ रहती है? तीसरा प्रश्न हम लिखा रहा हूँ। तीसरा प्रश्न है, महान लोग महान लोग महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? कैसे पार करते हैं? आज संस्कृत का जितना भी प्रश्न है, वो प्रश्न आज पूरा पूरा जो प्रश्न है, संपूर्ण पाठ का क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगा। और आप इन सभी प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? कैसी है? भारत भूमि कैसी है? और और यहाँ कौन लोग रहते हैं? और यहाँ कौन लोग रहते हैं? कौन लोग रहते हैं? चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न है, भारतीय लोगों की
भारतीय लोगों की भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? ठीक है, ये पहला प्रश्न है। और छठा प्रश्न है छठा प्रश्न हम लिखेंगे। छठा प्रश्न है, हर परिस्थिति में हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? फिर अगला प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न है, नरक के द्वार कौन कौन है? नरक के द्वार कौन कौन है? ठीक है। और 8वां प्रश्न है, मूर्ख किसे कहा गया है? मूर्ख किसे कहा गया है? मूर्ख किसे कहा गया है? अगला प्रश्न है, पंडित किसे कहा गया है? पंडित किसे कहा गया है? पंडित किसे कहा गया है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? प्रश्न संख्या 10 है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई है? लगाई गई। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ठीक है, बस प्रश्न संख्या 11 है, अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
क्या शिक्षा मिलती है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, अलसशाला के कर्मियों ने अलसशाला के के कर्मियों ने अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली थी, है ना। आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास और आप 2 मिनट में इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। फिर मैं अगला प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो आप 2 मिनट में इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। 2 मिनट में मैं यहाँ से हट जाता हूँ और आप 2 मिनट में सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 2 मिनट का टाइम आपके पास है और आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेंगे। चलिए नोट कर फर्स्ट में। चलिए 2 मिनट का टाइम हो गया है और मैं अब इन सभी प्रश्नों को मिटाकर नया प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। तब तक आप बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं दिखने वाला है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप संस्कृत में 95+ मार्क्स आप लेकर आएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लिए होंगे मुझे आशा है। और फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द। चलिए मैं इन सभी को मिटा देता हूँ और फिर अगला प्रश्न लेकर आप सबके सामने हाजिर होता हूँ। चलिए प्रश्न संख्या मैंने 12 करवाया, अब प्रश्न संख्या 13 के साथ आ गया हूँ यहाँ। प्रश्न संख्या 13 के साथ, प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है, करमवीर कौन था। करमवीर करमवीर कौन था। करमवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है, कहता है करमवीर कौन था एवं उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रश्न संख्या 14 है, अगला प्रश्न है, करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कथा करमवीर कथा करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, क्रम बी गता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? फिर अगला प्रश्न संख्या 15 है। अगला प्रश्न है, किसको दान देना चाहिए? किसको दान देना चाहिए? देना चाहिए। किसको दान देना चाहिए? हाँ, प्रश्न संख्या 16 है। ज्ञान ज्ञानम 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 भारः भारः क्रियां विना क्रियां विना क्रियां विना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 17 है। सात्विक दान क्या है? सात्विक दान क्या है? सात्विक दान क्या है? अगला प्रश्न है, धन और दवा धन और दवा धन और दवा किसे देना उचित है? किसे देना उचित है? धन और दवा किसे देना उचित है? प्रश्न संख्या 19 है। सोने के कंगन को देखकर, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या में सोने के कंगन सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? पथिक ने क्या सोचा? प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न संख्या 20 है। शक्र ने कर्ण से शक्र ने शक्र ने शक्र ने कर्ण से कर्ण कर्ण से कर्ण से कौन सी बड़ी कौन सी बड़ी कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी? भिक्षा
मांगी, भिक्षा मांगी तथा क्यों, तथा क्यों। प्रश्न 20 कह रहा है शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी तथा क्यों। प्रश्न संख्या 21 है प्रश्न संख्या 21 है आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है। आयुर्वेद आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है। कौन 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 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है 22 है वेदांग कितने हैं। वेदांग कितने हैं। वेदांग वेदांग कितने हैं। वेदांग कितने हैं और कहता है उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखे। उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखे। एवं शास्त्रों के नाम लिखे। प्रश्न संख्या 23 है प्रश्न संख्या 23 है प्रश्न संख्या 23 है प्रश्न संख्या 23 है और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। प्रश्न संख्या 24 है प्रश्न संख्या 24 है पटना के प्रमुख पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे। नाम लिखे। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखे या उल्लेख करें। पटना के स्थलों के उल्लेख करें। दर्शनीय स्थलों का उल्लेख कीजिए।
उल्लेख कीजिए। ठीक है, उल्लेख कीजिए। ठीक है, उल्लेख कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 तक हमने लिखा दिया। फिर हम अगला प्रश्न लिखाएंगे। तो अगले 2 मिनट का टाइम है आपके पास और आप क्या करिए, 2 मिनट में इन सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लीजिए। इनसे जितना भी प्रश्न मैं लिखा रहा हूँ आपको, ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। 100% गारंटी है मेरा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। समय कम है आपके पास, चलिए 2 मिनट का टाइम है आपके पास, नोट कर लीजिए सभी प्रश्नों को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मिनट के लिए मैं यहाँ से साइड हो जाता हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लिए होंगे। मैं इन सभी प्रश्नों को मिटा रहा हूँ और आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लिए होंगे, मुझे आशा है, उम्मीद है। और आपका जो तैयारी है वह अच्छा चल रहा होगा और आप मेहनत कर रहे होंगे। समय बहुत कम है, तो समय बहुत कम है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और मेहनत करना है जम के। ठीक है, मैंने 24 प्रश्न कराया और 24 से अगला प्रश्न देखते हैं। पर 25 सॉरी, प्रश्न संख्या 25 कह रहा हूँ, 25 लिखाएंगे आप। 25 प्रश्न है। प्रश्न है, पाटलिपुत्र 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 के वैभव पर, पाटलिपुत्र के वैभव वैभव पर प्रकाश डालें। प्रकाश डालें। क्या? प्रकाश डालें। प्रश्न संख्या 26 है। मेरा प्रश्न है, विज विजयांका 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 को विजयांका को सर्व शुक्ला विजयांका को सर्व शुक्ला सर्व शुक्ला सरस्वती सरस्वती क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? कहा गया है। प्रश्न संख्या 27 है। आधुनिक काल की आधुनिक आधुनिक काल की आधुनिक काल की
किन्हीं किन्हीं तीन संस्कृत संस्कृत लेखिकाओं 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 का नाम लिखें। नाम लिखें। प्रश्न संख्या 28 है। प्रश्न है अगला, कहता है कि पंडिता क्षमाराव की प्रमुख कृतियों के नाम लिखें। कृतियों के नाम लिखें। प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न कह रहा है, शैशव संस्कारों का उल्लेख करिए। शैशव संस्कारों का उल्लेख कीजिए या करें। उल्लेख करें ना, उल्लेख करें। प्रश्न संख्या 30 है। के शांत संस्कारों का वर्णन करें। के शांत संस्कारों का वर्णन करें। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है, आप कॉपी में नोट करते जाइए। प्रश्न संख्या 31 है। प्रश्न संख्या 31 है। प्रश्न संख्या 31 है। संस्कृत का मूल अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 31 है। संस्कृत का मूल अर्थ क्या है? मूल और क्या है? संस्कृत का मूल अर्थ क्या है? प्रश्न संख्या 32 है। उपनयन संस्कार का वर्णन करें। उपनयन संस्कार का वर्णन कीजिए। उपनयन संस्कार का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है।
प्रश्न संख्या 33 है, मूल संकर में मूल संकर में मूल संकर में वैराग्य वैराग्य का मूल संकर में वैराग्य वैराग्य भाव सॉरी वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ कब उत्पन्न हुआ कब उत्पन्न हुआ। प्रश्न संख्या 34 है, स्वामी दयानंद पर स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा क्या प्रभाव पड़ा। स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 35 है, प्राचीन समाज में प्राचीन समाज में कौन कौन से प्रमुख दोष थे अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं जगह कम स्पेस बच रहा है, इसलिए मैं अगला प्रश्न लिखूंगा। पहले आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। आपके पास 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ। आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको प्रश्नों का प्रैक्टिस करने में दिक्कतें ना हो और आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लें, ताकि परीक्षा में आपको दिक्कतें ना हो और आप संस्कृत में 95+ मार्क्स ले आए और हर एक सब्जेक्ट में आपका 95+ मार्क्स आ जाए। मैं इसके लिए पूरा कोशिश कर रहा हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग अपने परीक्षा में अच्छा मार्क्स लेकर आए, अपने मेहनत के दम पर चोरी ना करना पड़े। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अपने संस्कृत विषय को मजबूत कर ले और संस्कृत में 95+ वो भी लेकर आए। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को नोट कर लें आप। 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
चलिए 2 मिनट का टाइम हो गया है। मैं इन सभी प्रश्नों को मिटाकर अगला प्रश्न लिखूंगा बोर्ड पर। देख के लिए बने रहिएगा, आप कहीं मत जाइए क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थोड़ा क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आपने इन सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? 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 प्रश्न संख्या 37 है। वसुधैव कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 है। विश्व में अशांति के क्या कारण है? क्या कारण है? प्रश्न संख्या 39 है। अब ये प्रथम भाग जो था वह खत्म हो गया है। हम लोग अब जानेंगे प्यूसम भाग 2 द्रुत पाठाय के बारे में जानेंगे, यानी कि दूसरा भाग है ये। ठीक है, और हम ये प्रश्न के बारे में जान लेंगे, ये प्रश्न क्या कह रहा है। उसके बाद ये प्रश्न द एंड होता है, सही प्रश्न होगा। उसके बाद प्रश्न खत्म हो जाएगा पूरा, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने करवा दिया है। एक एक प्रश्न मैंने करवाया। और देख लेते हैं द्रुत पाठ्य में कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है। मुझे लगता है इससे बाहर आपको एक प्रश्न भी नहीं लिखने के लिए मिलेगा। तो जितना भी प्रश्न मैंने लिखवाया ये पूरे संस्कृत का निचोड़ है, रामबाण है। इन सभी प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं, इन सभी प्रश्नों को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और बोर्ड एग्जाम में जाते हैं आप, तो मैं ये दावे के साथ आपसे कह सकता हूं कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है परीक्षा में। और आप खुशी आएंगे परीक्षा देकर, आप बोलेंगे नहीं आपने जितना बताया उतना आया। क्योंकि मैं यहाँ आपको कह सकता हूँ, मैंने 12th में भी कई, हमारे पास ऑफलाइन का भी बैच चलता है, तो उसमें मैं कई गैस क्वेश्चन मैंने करके दिया। और हमारे सर हैं संतोष सर, उन्होंने भी जितना भी क्वेश्चंस गैस करके दिए हैं 12th वालों को,
वह सभी प्रश्न मिला है 99%। वो हूबहू वही प्रश्न आया जो हम लोगों ने पढ़ाया था। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जितना प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो इन सभी प्रश्नों का आप प्रैक्टिस कर लेंगे और कोशिश यह करेंगे कि जितना प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बन जाएंगे। तो चोरी करने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। और आप इन जितना भी प्रश्न मैंने बताया, इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो चोरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी और आप संस्कृत में 95+ मार्क्स लेकर आएंगे और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ। तो आज की जो क्लास है, जो मैंने आज जितना भी प्रश्न करवाया, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को कर लेंगे, उसके बाद एक परीक्षा में जाएंगे। ठीक है, तो संस्कृत में अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। संपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न जो भी था संस्कृत का मैंने वो करवा दिया आज की क्लास में। संपूर्ण संस्कृत का क्लास आज हो गया। तो आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि कैसा लगा यह क्लास आपको। क्या यह क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ या नहीं हुआ? फायदेमंद साबित तो होगा ही, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बशर्ते यह आप पूरे अंत तक आप इस वीडियो को अगर आप देखे होंगे जो भी, उनसे अब एक भी प्रश्न परीक्षा में छूटने वाला नहीं है, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी यह क्लास को शेयर करें, यह वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका दोस्त भी, आपका भाई, आपका बहन भी संस्कृत में 95+ मार्क्स लेकर आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।